कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सांसद हैं, लोकसभा के 80 सांसद चुन के आते हैं उत्तर प्रदेश से। और फिर ये कांग्रेस की परंपरागत जनाधार वाला इलाका भी रहा है, वहां समाजवादियों का इलाका है, बहुजन समाज के लोगों का भी काफी असर है। और देखिए, बात यह है कि कभी कांग्रेस के साथ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये इसका परंपरागत जनाधार होता था। हाल के वर्षों में दलित छिटक गए थे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले गए थे, दलित कांसीराम जी या बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में चले गए थे, और मुस्लिम जो है, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कहिए, जो भी कहिए, तो समाजवादी पार्टी के साथ या बहुजन समाज के बीच में इधर उधर आते जाते रहते थे। हाँ, इधर के वर्षों में दलित और ब्राह्मण खासतौर से जी बीजेपी से तो काफी नाराज हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई है, उनकी हत्याएं हुई है, ब्यूरोक्रेसी में भी जिस तरह से उनको नेपथ्य में हाशिए पर रखा जा रहा है, उसको लेकर के उनके अंदर एक बेचैनी है। और उनके लिए कुछ खास किया नहीं सरकार ने, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो। और दलितों पे जितने अत्याचार, उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हुए हैं, शायद इस देश के किसी अन्य इलाके में उतना नहीं हुआ होगा। संभव है कि बगल में मध्य प्रदेश में भी उतना हो रहा हो, तो मालूम नहीं है। तो उनके अंदर भी बेचैनी है, लेकिन अब वो जाए तो कहां जाए? कांग्रेस के पास अपना कुछ था ही नहीं जिसके चलते कुछ उसके साथ लोग जुड़ सके। अब जो गठबंधन बन गया है, इससे दलितों को भी सोचने का एक मौका मिलेगा कि समाजवादियों के साथ, चूंकि अंबेडकर लोहिया का पुराना भी एक रहा है, तो समाजवादियों के साथ कांग्रेस आ जाएगी। उसके चलते कम से कम माइनॉरिटीज के सारे वोट और दलितों का बड़ा हिस्सा, और जब ये दोनों जुड़ने जाएगा तो फिर ब्राह्मण भी जो भाजपा से नाराज हैं या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका भी बड़ा तबका इधर आएगा। रविकांत बहुत सही कह रहे थे, मेरी एक ही शर्त है कि अगर यह गठबंधन ईमानदार रहा, उम्मीदवारों का चयन जीतने की क्षमता और योग्यता और अनुभव के आधार पर हो, टिकटों में हेराफेरी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। अगर यह गठबंधन ईमानदार रहा तो आधी सीटें से ज्यादा हो सकता है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश से दे देगा। और इसमें जो चंद्रशेखर आ गए हैं, देखिए मायावती जी किधर जाएंगी किधर नहीं जाएंगी बहुत रहस्यमय है, कब क्या उनका फैसला होगा इसके बारे में। लेकिन उनकी इसी उहापोह की स्थिति के कारण खासतौर से दलित समाज का जो युवा वर्ग है, वो कुछ तो समाजवादियों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया था। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद जो है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी दलित युवाओं में एक तरह से आइकन बनते जा रहे हैं, उनका काफी एक आकर्षण बना है। तो अगर वो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो भारी चंक जो है लेकर के वो आएंगे। जैसे यूपी में दिया है कि 63 सीट लड़ेंगे समाजवादी पार्टी और 17 कांग्रेस लड़ेगी, तो उसमें जैसे हो सकता है कि पल्लवी पटेल की जो ये अपना दल है, खमेरावादी है, उसको 1-2 सीट दे सकते हैं। हो सकता है कि इधर ये चंद्रशेखर आजाद को 1-2 सीट दे सकते हैं, और भी छोटे मोटे दल हैं जो बीच बीच में आते जाते रहते हैं, तो उसमें से किसी को दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जैसे आपने कहा कि हमारा मीडिया जो है इंडिया अलायंस को लेकर के जितना चिंतित रहता है, जितना परेशान रहता है, हाय अब टूटा, हाय कल टूटा, अब टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, अब ये नहीं जुड़ रहा है तो वो नहीं जुड़ रहा है, तो सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। हमने किसी एक टीवी चैनल पे ऐसे ही बात हो रही थी मीडिया, मेन मीडिया में, तो हमने पूछा कि भाई आप लोग इतना जो बेचैन रहते हैं, कभी आपने एनडीए के बारे में चिंता क्यों नहीं की है? मतलब आप लोग तो इसका मतलब कि मोदी जी बहुत बेरुखी दिखा रहे हैं। ऐसे तो उनके प्रति आपका प्रेम है, ममत्व है, सब कुछ उस पर निछावर करते हैं, लेकिन एनडीए अलायंस में किस पार्टनर को कितनी सीट मिलने जा रही है कभी आप चर्चा ही नहीं करते हैं। अब जैसे यूपी में ही ले लीजिए, भाई बीजेपी है, अब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ जुड़ गए हैं, निषाद पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है, जयंत चौधरी उनके साथ जुड़ गए हैं, और भी 1-2 लोग हैं। उनके बीच में कितना सीट किसको मिलेगा, कभी मीडिया में चर्चा नहीं होगी। बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए जीता था, उसमें 17 सीटें नीतीश कुमार के जनता दल यू ने जीती थी और 17 सीटें भाजपा ने जीती थी, और 6 मिला था लोक जनशक्ति रामविलास पासवान जी की पार्टी को, उसमें से 5 सीटें उन्होंने जीती थी। अब उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी आ गई है,
अब उसमें जीतन राम मांझी जी की पार्टी भी आ गई है। अब लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो गई है, पशुपति पारस और ये चिराग पासवान अलग अलग खेमे में हो। तो इनमें कितना सीट किसको मिलेगा, कभी इस पर कोई चर्चा हुई है क्या? एनडीए में कब किस गठबंधन में कहा जाएंगे? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पिछली बार अधिकतम सीटें जीत दिया था एनडीए ने, उसमें बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे। अब शिवसेना दो फाड़ हो गई है। एनसीपी का भी एक बड़ा गुट जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए में आ गया है। तो अब उनको कितना सीट देंगे, कितना नहीं देंगे, कितनी पे बीजेपी लड़ेगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो अभी आपने कहा है कि बहुत जल्दी, देखिए हम लोग तो शुरू से ही इस बात के मानने वाले रहे हैं कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत रहेगा और उसमें ऊपर से चाहे जो कुछ भी दिखाई दे, हो सकता है कि इनको खुश करने के लिए, इनको ओवर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए भी इस तरह की बातें होती रहें। वो अपने समय आने पर सब एक एक करके आप देखिएगा सारे एकजुट हो जाएंगे। और पंजाब और दिल्ली में जो आपने कहा आम आदमी पार्टी के साथ, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को है तो बीजेपी को है। बीजेपी ने जिस ढंग से चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस के आदमी को हराने के लिए सारी ताल तिकड़म, फर्जी, बेईमानी, धांधली सब कुछ करवाया, उसने इन दोनों दलों की एकता को और मजबूत कर दिया है। उनको लगा कि भाई अगर हम दोनों मिल करके रहेंगे तभी हम पंजाब भी जीत लेंगे और दिल्ली भी जीत लेंगे हम। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सही आप कह रहे हैं कि एक दो दिन में कभी भी ये हो सकता है। राहुल गांधी को जिस तरह का सपोर्ट बेस मिल रहा है, अब उनके सामने कम से कम उस तरह की कोई चुनौती भी दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम अपोजिशन के अलायंस में, कि कोई उनको उस तरह का करे। तो एक बड़ा तबका युवाओं का और सामाजिक संतुलन भी जिस ढंग का खड़ा हो रहा है ना, चाहे वो दलित, ब्राह्मण, ओबीसी, माइनॉरिटी अगर एक साथ एकजुट हो गए, जैसे वो जिस तरह से गिना रहे थे वो अपनी रैली में वहां पर कि भाई 80%, 85% तो आप लोग हो, लेकिन 90% आप लोग हो, लेकिन आप सोए हुए हो। अगर जिस दिन जग जाओगे, और उसी में वो बार बार, आज तो उन्होंने नहीं कहा, हो सकता है कि लंबा भाषण किया उसमें कहा भी हो कि इसके साथ जो सवर्ण जातियां हैं उसमें भी जो गरीब लोग हैं, जो उसके अंदर भी जो गरीब तबका है वो भी तो इन्हीं में है, उसका भी तो कोई ख्याल नहीं किया जाता है। तो वो भी अगर जुड़ गए तो फिर तो आप टिकेंगे कहां? अगर ये सारे लोग एकजुट होकर के अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिए और मैदान में आ जाएं, तो फिर ईवीएम, टीवीएम और वो जो बैलेट पेपर रद्द करने वाला खेल जो है वो लंबा नहीं चल सकता है। अगर जनता निकल पड़ेगी सड़कों पर तो फिर भाजपा के लोग और एनडीए के लोग पनाह मांगते फिरेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि ये बेशर्म राजनीति का सबसे कुख्यात अध्याय लिखा जा रहा है इस समय भारतीय राजनीति में। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको कहता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है उसको हम जेल भेजेंगे, जो कहता है कि हमारे पूर्व सैनिकों की विधवाओं के साथ जो बलात्कार किया, मतलब भ्रष्टाचार किया, आदर्श सोसाइटी घोटाले में, बलात्कार मेरे मुंह से गलत निकल गया, भ्रष्टाचार किया आदर्श भूमि घोटाले के मामले में, उसको तो हम जेल भेजेंगे। और वो पार्टी कांग्रेस में एक दिन पहले शामिल होता है, दूसरे दिन राज्यसभा में चला जाता है। भोपाल में रैली में प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब 66,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला अजीत पवार छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं मतलब जेल नहीं भेजेंगे, अपने साथ कर लेंगे। जी। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग। अब वो उनके ऊपर बैठ करके उप मुख्यमंत्री बन गए बराबरी के दर्जे पर। इस तरह के तमाम जितने भ्रष्ट चेहरे हो सकते हैं, जितने परिवारवादी चेहरे हो सकते हैं, वो सारे परिवारवादी चेहरे ये भाजपा के साथ उठ करके बैठ रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री हमारे परिवारवाद की राजनीति को गाली देते हैं। सारे परिवारवादी उनके साथ, चिराग पासवान से लेकर पशुपत पारस, ये सारे के सारे लोग। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये ऐसा है, इस बेशर्म राजनीति के अध्याय को दुरुस्त करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ही कर सकता है। और मुझे लगता है कि उस लोग काम में लगे हुए हैं। बहुत सही रविकांत कर रहे हैं कि वो क्रांतिवीर की तरह से, उस आदमी को कोई चिंता नहीं है, वो निर्भय, जैसे कहा भी ना कि भाई अगर निर्भय हो जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको चिंता नहीं है कि प्रधानमंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार आएगी नहीं आएगी, जाएगी, क्या होगा। लेकिन हम जिस बात पे खड़े हैं, जिन मसलों को लेकर के हम लड़ रहे हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात हमारे जैसे लोगों को बहुत बड़ा आश्वासन देती है। जयशंकर जी, 70 पार या 400 पार जो है वो मोदी जी का जुमला है। उसको बाद में अमित शाह जी कहेंगे, जब ये हार जाएंगे लोग, तो अमित शाह जी कहेंगे अरे भाई चुनाव में सब जुमले बहुत बोले जाते हैं। तो इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है।
देखिए, पश्चिम बंगाल का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो क्या नारा दिया था, अब की बार 200 के पार। सीटें कितनी आई? तो इस तरह के नारे उछालते रहते हैं लोग, इसमें कहीं कोई बहुत महत्व नहीं है। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक युद्ध है, लड़ाई है, चुनावी राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर जो अंदर खाने की बातें जो चल रही हैं, हालांकि पिछली बार भी हुई थी, लेकिन अब किसी ने उसमें रोड़ा अटका दिया था, अलग बात हो सकती है। अगर इंडिया अलायंस, इंडिया जो है गठबंधन जी, इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में संयुक्त रूप से चुनाव अभियान चलाता है, अगर एक मंच पे कलकत्ता में, बंबई में, पटना में, लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में, रायपुर में, देश की तमाम राजधानियों में और बड़े शहरों में, बनारस में, अगर सारे इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री और सारे बड़े नेता, सोनिया गांधी अगर स्वस्थ है तो वो रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, एमके स्टालिन हैं, रेवंत रेड्डी हैं, सिद्धरमैया हैं, ये सारे लोग अगर एक मंच पे जाके बात करें, ये बात पहले भी तय हुई थी। भोपाल में तो कमलनाथ जी ने नहीं होने दिया था, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर वो भरत, आप सोचिए कि चुनावी का परिदृश्य कैसा होगा, उसको आप जो भी मोदी मीडिया कहिए, चाहे जो भी मीडिया कहिए, उसको इग्नोर नहीं कर सकता है कि अगर दर्जन भर मुख्यमंत्री एक साथ बैठ करके बातें करें, या दर्जन भर बड़े नेता किन दलों के एक साथ बैठ करके बातें करो, एक कॉमन एजेंडे के साथ तय करके आए कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं। ये तो जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, वो सब तो ठीक बात है, लेकिन हम जो आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, अगर ये बातें जब सामने आने लग जाएंगे तो इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं दिखाई देगा। इसलिए राजीव जी, बेचैनी तो है, बेचैनी इसके पहले से भी है, क्योंकि मोदी जी को भी अंदर से मालूम है, बीजेपी के रणनीतिकारों को भी मालूम है कि इंडिया अलायंस एक सच्चाई है, एक हकीकत है। कितने भी खुरपेंच कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए उसमें जोड़ तोड़ लगाने की, वो तो होके रहेगा। इसीलिए नीतीश कुमार को साथ लेने की जो मजबूरी थी, क्यों गए उनके पास, इसीलिए गए। क्यों जाके अशोक चौहान से भी कह रहे हैं भाई ठीक है यार, चलो आदर्श घोटाला सब कुछ तुमने कर दिया, सैनिकों की विधवाओं के नाम पे सब लूट लिया, खा लिया, लेकिन आ जाओ हमारे पास, और आ ही नहीं जाओ भाई। इतना होता तो कहते भाई लोकसभा का चुनाव लड़ लो नांदेड़ से, ना आ जाओ, तुम राज्यसभा में चले जाओ, सीधे राज्यसभा में चले जाओ। तो ये कर रहे हैं लगातार। और एक पाखंडी हमारे यहाँ का बाबा है, क्या नाम है उसका, कौन, कृष्णम क्या, कल की पीठ बनाता है, जो भी करता है, उसके पास चले गए कि भाई तुम ही आ जाओ बाबा, हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारा कुछ कल्याण कर दोगे। पिछली बार लखनऊ से कांग्रेस का उम्मीदवार था वो, और क्या क्या भाषण क्या क्या कर रहा था, तो उसके पास भी चले गए दौड़े दौड़े। तो ये सारी चीजें मतलब बेचैनी और बौखलाहट जो है दिखा रही है कि एक 373 और 400 के नारे के पीछे का जो सच है वो कितना भयानक है, कि आप ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, कांग्रेस में कोई नहीं पूछ रहा है, और उसके पास आप जाकर पहुंच रहे हैं। तो बौखलाहट है अंदर अंदर, कहीं ना कहीं एक बेचैनी है। और यूपी का जो गठबंधन है, आप देखिएगा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की एकता हो गई है, पल्लवी पटेल उसमें शामिल होने जा रही है अपना दल की जो कमेरावादी है। मुझे जो सूचना मिल रही है, हो सकता है वो जो जनसत्ता दल है राजा भैया का, वो लोग भी साथ आ रहे हैं, इसी गठबंधन में साथ आ रहे हैं राज्यसभा के चुनाव में। उसके बाद भी अगर मान लीजिए ये लोग साथ हो गए तो फिर तो अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, 4 जो 5 सीटें हैं, इन सीटों पे तो बीजेपी पनाह मांगते फिरेगी, कहीं कुछ रह नहीं जाएगा इनका। तो लेकिन इस तरह की अंदर खाने बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो एक साथ अगर सामने आ जाएंगे तो बहुत ये लोग बेचैन हो जाएंगे और ज्यादा बौखला जाएंगे, और ईडी और सीबीआई एकदम प्रच्छन्न रूप से घूमना शुरू कर देगी इन लोगों के घरों दर। हालांकि अभी भी घूम ही रही है, लेकिन तब और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास कुछ भी कहने के लिए, आप किसी को उठा के बंद कर दीजिए, किसी को समन दे दीजिए, बाद में जो होगा अदालतें। आज तक ईडी के मामलों में 0.4% भी कामयाबी नहीं मिली है उसको, लेकिन कितने लोगों को गिरफ्तार कर करके बंद कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के लोगों को कब से जेल में रखा हुआ है, न कोई सबूत, न कोई सुनवाई, न कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। को देखिए, हेमंत सोरेन को उठा करके बंद कर दिया। मतलब आज एक मुख्यमंत्री को, अच्छा कहीं आपके पास कोई सबूत नहीं है, सारा कुछ देखने के बाद भी कहीं कुछ साबित करने की स्थिति नहीं हो रही है। किसी मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि हाँ जी ये गलत बात है। और जिनके जिनके खिलाफ ज्यादातर खुद ही आप बोलते रहे,
वो सब आपके साथ बगलगीर हो गए, सबको आपने बैठा लिया। महाराष्ट्र तो एकदम ताजा उदाहरण है, जहां अजीत पवार से लेकर के छगन भुजबल, नारायण राणे, हसन मुशरीफ, नवाब मलिक, कितने नाम गिनाएंगे। अच्छा, उसमें कुछ तो कह देते हैं सब कि भाई अब हमारे पास ईडी उडी नहीं आने वाला, अब तो हम भाजपा में शामिल हो गए हैं। पब्लिकली मंच पे कोई सांसद अगर कहे कि हाँ साहब अब हमारे सपने में हमारे घर पे कोई ईडी और सीबीआई नहीं आने वाला है क्योंकि हम तो भाजपा में अब शामिल हो गए हैं, इस तरह का मजाक चलने लगा सोशल मीडिया पर कि जो ईडी वाले जा रहे हैं किसी दुकानदार के पास या किसी इसके पास जा रहे हैं कि हाँ भाई हम ईडी से हैं, तुम्हारे खिलाफ ये आरोप लगा है, तो उसने कहा अच्छा अच्छा, तो अपना पट्टा निकाल के दिखाता भैया हम तो शामिल हो चुके हैं भाजपा में। तो ये इस ढंग का मजाक का विषय बना दिया। मतलब आप सोचिए कि संवैधानिक संस्थाओं का को प्रहसन का विषय बना दिया, इस तरह से बना दिया है कि इसको अगर बदला नहीं गया तो भारत की जो छवि होगी दुनिया भर में जो जिस तरह से पेश होगी उस पर क्या लोगों को लगेगा, कैसा लोकतंत्र जिसके लिए गांधी ने लड़ा, जिसके लिए नेहरू रहे, लोहिया रहे, जयप्रकाश रहे, इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी, उस देश का लोकतंत्र इस चौराहे पे आके खड़ा हो गया है कि हमारी जांच एजेंसियों के बारे में लोगों के इस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं। इसलिए अंडर करेंट जो है छात्रों में, युवाओं में, किसानों में, बेरोजगारों में, महिलाओं में, सब में एक तरह का गुस्सा, एक तरह का आक्रोश है, लेकिन खुल करके अभी कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं इसको विजुलाइज करता हूं 1977 के चुनाव से। लोग दबे थे, सहमे थे, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो गई, जब कार्यक्रम फिक्स हो गए, लोग सड़कों पर आने लग गए। जिस तरह की आज की रैलियां राहुल गांधी को हो रही, उसी तरह की रैलियां उस समय विपक्ष के नेताओं की रैलियां होती थी और चुनाव नतीजे आपको पता ही है कि क्या हो गया। तो इसी तरह का हमको तो लग रहा है कि 2024 में भी अब इनके पास देखिए, लेकिन एक चीज है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी तक वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी जो कहते हैं बार बार, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी की हत्या भी करवा सकते हैं, फिर कोशिश कर सकते हैं कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाए, उस ढंग का खेल हो जाए जिसके चलते, हालांकि अब लोग समझ चुके हैं, पुलवामा के बाद लोगों की समझ में आ चुका है कि भाई अगर पुलवामा का हमला वास्तविक था तो जांच में अभी तक उसमें कुछ निकल के क्यों नहीं आया। कोई तो गुनहगार होना चाहिए था, कोई तो कहीं उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए था, तो सतपाल मलिक तो खुल करके बोलते ही हैं। इसलिए लोगों को अब समझ में आ गया है कि अगर इस तरह का भी कुछ गोरख धंधा करते हैं लोग तो उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। और इंडिया अलायंस बस यही है जो बार बार मैं वार्न करना चाहता हूं कि ईमानदार होना चाहिए, गठबंधन को ईमानदार रहना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने का या एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में भी कहा ना, खजुराहो की सीट शायद समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग दे रहे हैं लड़ने के लिए, खजुराहो दे रहे हैं। तो उसी तरह से अन्य राज्यों में मेरा कहना कि अगर एक समवेत रूप से, संयुक्त रूप से अगर चुनाव अभियान चलाएगा इंडिया अलायंस, जिसकी बात लगभग तय हो चुकी है, तो आप देखिएगा चुनावी नजारा क्या होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहां बता रहे थे। आने वाले समय की जो भविष्य की जो तस्वीर है वो आप यहां